होगा जब नितिन गडकरी जी ने कहा था कि मैं उड़ने वाली बस लाऊंगा, तो वो इसी टाइम पे इनका दिया हुआ बयान है कि बारिश शुरू होते ही कई जगह से एक्सप्रेसवे धंसना शुरू हो गया। क्योंकि नितिन गडकरी जी पे भी बात करना है, तो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जो है वो 63 किलोमीटर लंबा है और इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट आई वो अप्रॉक्सीमेटली 4500 करोड़ के आसपास आई है। यूपी में जितने भी एक्सप्रेसवे हैं फिलहाल, उनमें सबसे ज़्यादा टोल का रेट इसी एक्सप्रेसवे का है। और साथ ही जिस कंपनी ने इसको बनाया है जो है पीएनसी इंफ्राटेक, उसको ब्लैकलिस्ट करने का भी प्रोसेस शुरू कर दिया है। पीएनसी इंफ्राटेक एक ऐसी कंपनी है, किसी नेता या उसके रिश्तेदार से जुड़ी कंपनी है और इसीलिए उसको बार बार प्रोजेक्ट मिलते रहे। इस कंपनी का नाम 2024 में घूसखोरी से जुड़े कुछ मुद्दे थे उसमें भी आया था। वो ये है कि इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड इतना ख़राब होने के बावजूद इस कंपनी को एनएचएआई ने यूपी के अंदर ही 3400 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट फिर से दे दिए हैं। आप लोगों का क्या है, आप लोग तो वीआईपी कॉन्वॉय में चलते हो, आप लोग गाड़ी से कोई लेना देना तो है नहीं खास, और फिर आप लोगों के पास इतना पैसा है कि गाड़ी का एवरेज 30% कम हो या 20% कम हो तो उससे आपको कोई फ़र्क पड़ना है नहीं। तो मंत्री जी का इतने दिनों में कोई भी बयान नहीं आया है कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे में जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं उस पर उनकी क्या जिम्मेदारी है, उन्होंने इस पर क्या एक्शन लिया। कहीं रोड बैठने लगी, कहीं रोड दबने लगी, कहीं की मिट्टी बहने लगी, इस तरीके की चीज़ें शुरू हो गई। हालांकि आपने देखा होगा जब भी कोई नया एक्सप्रेसवे बनता है या कोई नया प्रोजेक्ट बनता है इस तरीके का, तो मिट्टी बैठना या कहीं कहीं मिट्टी बह जाना या दब जाना ये नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन हाँ, एक लिमिट तक ही। बार बार अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर आप मान के चल सकते हैं ये कहीं ना कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अभिषेक। आज हम लोग बात करने वाले हैं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को लेकर। और इस पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक्सप्रेसवे एक ऐसे विभाग में आता है जिसका कि ठेका हमारे नितिन गडकरी जी के पास है। तो इसीलिए इस पे बात करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि नितिन गडकरी जी पे भी बात करना है और उनसे जुड़े हुए कुछ काम जो उन्होंने अच्छे किए हैं उस पर भी बात करना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं जो कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए हैं। फैक्ट्स की बात करें तो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जो है वो 63 किलोमीटर लंबा है और इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट आई वो अप्रॉक्सीमेटली 4500 करोड़ के आसपास आई है। इसको बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है पीएनसी इंफ्राटेक और ये प्रोजेक्ट एनएचएआई का प्रोजेक्ट है। लेकिन जो चीज़ इस एक्सप्रेसवे को सबसे ज़्यादा खास बनाती है वो इसके टोल के रेट्स। यूपी में जितने भी एक्सप्रेसवे हैं फ़िलहाल के टाइम पे, उनमें सबसे ज़्यादा टोल का रेट इसी एक्सप्रेसवे का है। तो ये तो थे कुछ बेसिक फैक्ट्स जो कि इस एक्सप्रेसवे से जुड़े हैं। अब बात करते हैं कि इस एक्सप्रेसवे पे बात करना क्यों ज़रूरी है। इस एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन 13 जुलाई को किया गया था और इनॉग्रेशन करते टाइम हमारे नितिन गडकरी जी भी आए थे। आपको एक बयान हाल फिलहाल में ज़रूर याद होगा जब नितिन गडकरी जी ने कहा था कि मैं उड़ने वाली बस लाऊंगा, तो वो इसी टाइम पे इनका दिया हुआ बयान है। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाना, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पीएनसी इंफ्राटेक जिसने इस एक्सप्रेसवे को बनाया है उसको तो फिलहाल ऐसा ही महसूस हो रहा होगा। हुआ ये कि इस एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन 13 जुलाई को हुआ था। अब 13 जुलाई को इनॉग्रेशन होते ही उसके कुछ दिनों बाद से बारिश शुरू हो गई। अब हुआ ये कि बारिश शुरू होते ही कई जगह से एक्सप्रेसवे धंसना शुरू हो गया। कहीं रोड बैठने लगी, कहीं रोड दबने लगी, कहीं की मिट्टी बहने लगी, इस तरीके की चीज़ें शुरू हो गई। हालांकि आपने देखा होगा जब भी कोई नया एक्सप्रेसवे बनता है या कोई नया प्रोजेक्ट बनता है इस तरीके का, तो मिट्टी बैठना या कहीं कहीं मिट्टी बह जाना या दब जाना ये नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन हाँ, एक लिमिट तक ही। बार बार अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर आप मान के चल सकते हैं ये कहीं ना कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ है। लेकिन इस एक्सप्रेसवे के साथ ये चीज़ बहुत कॉमन हो चुकी है। जब से ये एक्सप्रेसवे खुला है आए दिन ऑलमोस्ट आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाएगा कि यहाँ की रोड बैठ गई, यहाँ की रोड टूट गई, यहाँ की मिट्टी धंस गई, यहाँ की मिट्टी बह गई। मतलब ऑलमोस्ट 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पे 10-12 जगह ऑलमोस्ट हर दिन का हो गया है कि एक्सप्रेसवे या तो बैठ रहा है या धंस रहा है या कुछ ना कुछ। तो ये दिखाता है इस एक्सप्रेसवे की क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। अब इस चीज़ से त्रस्त आकर हुआ ये कि यूपी गवर्नमेंट ने इस एक्सप्रेसवे को टोल फ्री कर दिया है जब तक कि इसका मरम्मत का काम चल रहा है। और साथ ही जिस कंपनी ने इसको बनाया है जो है पीएनसी इंफ्राटेक, उसको ब्लैकलिस्ट करने का भी प्रोसेस शुरू कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पे आपको कुछ और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा, खासकर पीएनसी इंफ्राटेक के बारे में। पीएनसी इंफ्राटेक एक ऐसी कंपनी है जो कि मुझे नहीं पता, किसी नेता से शायद जुड़ी हुई कंपनी है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप लोगों को शायद पता हो, किसी नेता या उसके रिश्तेदार से जुड़ी कंपनी है और इसीलिए उसको बार बार प्रोजेक्ट मिलते रहे हैं। हालांकि इस कंपनी का नाम कभी किसी अच्छी चीज़ में नहीं आया है, हमेशा उल्टी चीज़ों में ही इसके नाम सामने आए हैं। सबसे पहले अगर शुरुआत करें इस कंपनी के कारनामों की,
तो ये एक्सप्रेसवे जब बन रहा था उस दौरान कई सारे ऐसे हादसे हुए जो कि इस कंपनी के लापरवाही के चलते हुए थे। उनमें से एक हादसा ऐसा था कि चलती कार के ऊपर लोहे का सरिया गिरा था और वो सीधे कार की छत को फाड़ते हुए कार में घुस गया था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं थी। इसके अलावा इस कंपनी का वर्क एथिक्स ऐसा है कि इस प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन थी वो महीनों बढ़ाई गई है। इस प्रोजेक्ट को पिछले साल ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये डिले होते होते आज 13 जुलाई को इसका इनॉग्रेशन हो पाया है। साथ ही इस कंपनी का नाम 2024 में घूसखोरी से जुड़े कुछ मुद्दे थे उसमें भी आया था। हुआ ये था कि एनएचआई के जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे उनको घूस दी जा रही थी पीएनसी कंपनी के द्वारा किसी काम के बदले। अब जाहिर सी बात है, ठेका पट्टा का कोई काम होगा, उसी के लिए घूस दी जा रही थी और उसकी जांच आज भी सीबीआई कर रही है। उसमें पीएनसी कंपनी के 4-5 लोगों के नाम सामने आए थे। लेकिन जो यहाँ पे सबसे मेन बात है वो ये है कि इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड इतना ख़राब होने के बावजूद इस कंपनी को एनएचएआई ने यूपी के अंदर ही 3400 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट फिर से दे दिए हैं। एक तरफ जहाँ इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है, वहीं अब इसको 3400 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट भी मिले हुए हैं। तो यहाँ पे ये दोहरा मापदंड दिखाता है। अब मेन बात यह है कि इस कंपनी के ऊपर किसकी कृपा है जो आज तक इस कंपनी ऊपर कोई मेजर कार्यवाही नहीं हुई है। अब मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा अपने मंत्री जी की, जो कि इथेनॉल मंत्री हैं, मतलब नितिन गडकरी जी की, उनकी बात करना चाहूँगा। क्योंकि एनएचएआई का सारा काम नितिन गडकरी जी के अंडर ही आता है। उनका जो मेन काम है वो है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे का। हालांकि वो बात अलग है कि उन्होंने बीच में अपने काम को स्विच कर लिया था या उन्होंने अपना प्राइमरी काम इथेनॉल को बना लिया था। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा उनके मुंह से इथेनॉल हमेशा टपकता रहता था। कहीं भी जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, किसी भी चीज़ का फंक्शन हो, उसका इथेनॉल से कोई लेना देना ना हो, लेकिन फिर भी इथेनॉल उनके मुंह से गिर ही जाता था। तो अब अचानक से आपने देखा होगा कि मंत्री जी के मुंह से इथेनॉल निकलना बंद हो चुका है। अब आखिर बंद हो भी क्यों ना, क्योंकि कुछ ऐसे काम हो चुके हैं कि अब मंत्री जी को पता चल गया है कि इथेनॉल ने कितना सत्यानाश किया हुआ है। और सबसे मेन टर्निंग पॉइंट जो आया है वो आया है इनका एक इंटरव्यू जो कि इन्होंने एबीपी न्यूज़ की एक पत्रकार हैं उनको दिया हुआ था। अब वो कहते हैं ना कि रजिया गुंडों में फंस गई। उस टाइम मंत्री जी का हाल भी कुछ वैसा ही हो रखा था। इंटरव्यू देते टाइम पत्रकार ने कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जहाँ पे मंत्री जी बगले झांकते आपको नजर आएंगे साफ साफ। वो इंटरव्यू ऐसा था जो कि मुझे लगता है नितिन गडकरी जी अपने जीवन में हमेशा अफसोस करेंगे कि उनको ये इंटरव्यू शायद नहीं देना चाहिए था। क्योंकि अभी तक वो निर्बाध तरीके से इथेनॉल बहा रहे थे हर जगह, लेकिन उसके बाद से उनके इथेनॉल में कमी आना शुरू हो गई। और उस इंटरव्यू के बाद से ही उनको रियलाइज़ हुआ कि वो इथेनॉल मंत्री नहीं है, मतलब पेट्रोलियम मंत्री नहीं है, वो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के मंत्री हैं। हालांकि वो बात अलग है कि उसी से ठीक कुछ टाइम पहले ही सारी जितनी बड़ी कंपनियां थीं उनके जो भी डायरेक्टर थे या उनके जो भी हेड थे उनको पकड़ के, जैसे बकरों को पकड़ के बैठाया जाता है, उनसे बुलवाया जाता है कि बोलो ये चीज़, उसी तरह उनसे बुलवाया गया था कि E20 से कोई नुकसान नहीं है, गवर्नमेंट ने सब स्टडी करा लिए वगैरह वगैरह वगैरह। हालांकि ARAI की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं करी है और मंत्री जी ने वो रिपोर्ट भी नहीं सार्वजनिक करी है जहाँ पे कि इन्होंने कितने व्हीकल्स पे टेस्टिंग करी है, उन पे क्या इम्पैक्ट आया है, कितनी गाड़ियों पे टेस्टिंग हुई है, BS3 पे हुई है, BS4 पे हुई है, BS6 पे हुई है, और अगर हुई है तो किन किन गाड़ियों में क्या क्या दिक्कतें आई हैं, या अगर नहीं आई हैं तो वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आज भी अवेलेबल नहीं है। और मंत्री जी से जब इस रिपोर्ट के बारे में पत्रकार ने पूछा तो मंत्री ने कहा नहीं नहीं, मेरा इसमें कोई वो नहीं है, मैं तो सारी रिपोर्ट चाहता हूँ पब्लिक डोमेन में। हालांकि रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। और उस इंटरव्यू में आंखें खुलने के बाद मंत्री जी ने कहा कि मैं अब रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे का मिनिस्टर हूं और बाकी जो सवाल हैं वो पेट्रोलियम मिनिस्टर से पूछे। पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन? हमारे हरदीप पुरी जी। इस आदमी का एटीट्यूड तो ऐसा है कि जैसे सब ने इसका कर्जा खाया हुआ है और ये आदमी मंत्री नहीं किसी देश का राजा है, मतलब हम लोग का राजा है। ये ऐसे बातें करेंगे कि जैसे इनके मुंह से अगर कुछ निकल रहा है तो वो उस चीज़ को हम लोग को अपने ऊपर एहसान लेना चाहिए। उनसे जब इथेनॉल से रिलेटेड या E20 से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए तो उनके जवाब ऐसे थे कि मतलब जिसका ना कोई सिर है ना पैर है। उन्होंने बता डाला कि Formula 1 कार में इथेनॉल मिला के चलाई जा रही, ये चलाया जा रहा, वो चलाया। पहले तो उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया था कि इथेनॉल की वजह से गाड़ियों में दिक्कत आ भी रही है। फिर बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया धीरे से कि हाँ हाँ कुछ गैस्केट हैं, रबर के पार्ट हैं, उनमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, आ रही हैं। वो हार्डली कितने रुपए के आते हैं गैस्केट वगैरह या रबर पार्ट। अच्छा, मंत्री जी के साथ दिक्कत ये है कि ये इतने ज़मीन से कटे हुए लोग हैं कि इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि किसी भी गाड़ी में अगर आपको गैस्केट या रबर के पार्ट अगर चेंज कराने होते हैं तो उसमें कितना खर्चा और कितना सिरदर्द होता है। आप लोगों का क्या है, आप लोग तो VIP कॉन्वॉय में चलते हो, आप लोग गाड़ी से कोई लेना देना तो है नहीं खास, और फिर आप लोगों के पास इतना पैसा है कि गाड़ी का एवरेज 30% कम हो या 20% कम हो
तो उससे आपको कोई फ़र्क पड़ना है नहीं, लेकिन एक आम आदमी के घर का बजट उससे बिगड़ने के पूरे चांस रहते हैं। तो ये तो ऐसी हरकतें हैं हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर की कि जिस पे क्या ही बोला जाए। खैर इस पे कभी और बात करेंगे। अब बात करें हमारे मंत्री जी के बारे में, जिनका कि ठेका हाईवे का है, रोड्स का है। तो मंत्री जी का इतने दिनों में कोई भी बयान नहीं आया है कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे में जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं, उस पे उनकी क्या ज़िम्मेदारी है, उन्होंने इस पे क्या एक्शन लिया है या उनका आगे का क्या ब्लूप्रिंट है। और पीएनसी इंफ्राटेक को प्रोजेक्ट क्यों दिए जा रहे हैं जब इस कंपनी का वर्क एथिक्स या ट्रैक रिकॉर्ड इतना ज़्यादा ख़राब है, और उसी उत्तर प्रदेश में दिए जा रहे हैं जहाँ पे कि उसने एक कारनामा लेटेस्ट ही करके दिखाया है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को लेकर। ऐसे मंत्री जी हर जगह आपको देखने को मिल जाते थे, लेकिन आजकल एकदम ऐसा लगता है पता नहीं कहीं गायब से हो चुके हैं। लेकिन अब मुझे लगता है अब उनको सामने निकल के आना चाहिए, खासकर अब बारिश के टाइम में, क्योंकि बारिश के टाइम में ही असली रोडों की पहचान होती है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बारे में आपने सुना ही होगा, और अब लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के बारे में भी आप सुन लें। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और हमारे जो मंत्री जी हैं, जिनका कि एकमात्र काम है रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया तरीके से बनाना, वो गायब चल रहे हैं। क्यों गायब चल रहे हैं पता नहीं। लगता है उनका काम करने का ऐसा कोई इरादा नहीं है, या रोड को लेके उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बची है, या अगर जिम्मेदारी नहीं बची है तो मुझे लगता है मंत्री जी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और वैसे तो अगर देखा जाए मंत्री जी को इस्तीफ़ा दे ही देना चाहिए। क्यों गवर्नमेंट के लिए और ज़्यादा सिरदर्दी खड़ी करें वो, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको दिक्कतें सुनने को मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि करप्शन जो रोड्स में या रोड से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं उसमें कहीं से भी कम नहीं हो रहा है। और आपने वो क्यूआर स्कैनर लगा के उस ठेकेदार की डिटेल डाल के जो भी आपने एक काम किया है, इससे कोई खास फ़र्क नहीं आया है। आपको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी और आपको अपनी वो वाली मशीन या टेक्नोलॉजी निकालनी पड़ेगी जहां आप घर बैठे ही देख लेते हैं किस रोड पे कहाँ गड्ढा है, कितना गड्ढा है, कौन सा गड्ढा है, कितनी उसकी डेप्थ है, क्या है। मुझे लगता है अब टाइम आ गया है आपको उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का। अब आप उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए और हम जनता को थोड़ी सी राहत दे दीजिए। और जो टोल टैक्स इस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पे सबसे ज़्यादा लगाया गया था, उसके रेट्स को थोड़ा रैशनलाइज करिए। और हो सके तो एक आध हाईवे से कहीं से भी टोल वगैरह कुछ गायब करवाइए, या अगर गायब नहीं करवा रहे हैं तो टोल जो वसूला जा रहा है उससे कुछ सुविधाएं हम लोग को बढ़ा दी जाएँ। और अब रोड पे थोड़ा ध्यान दे लीजिए। बाकी इथेनॉल वाला मैटर चलता रहेगा, इथेनॉल पे भी बात होगी आगे किसी और वीडियो में। और इथेनॉल पे अगर थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँ तो यही बोलूँगा कि मंत्री जी को अब थोड़े से कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे या लेने चाहिए। अगर वो आगे उनके प्रति लोगों का गुस्सा ना बढ़े तो उनको चाहिए कि जो E20 मिला हुआ पेट्रोल है उसके रेट पहले तो कम करे जाएं, और दूसरा E5 और E10 पेट्रोल का ऑप्शन जनता को दिया जाए। हम पे किसी चीज़ को थोपा ना जाए। लेकिन मुझे पता है आप ये काम इतनी आसानी से करोगे नहीं, क्योंकि अगर आप कर दोगे तो आपको इसमें डबल नुकसान होगा। पहला तो ये कि जो आपको बंगार बनानी है गाड़ियाँ 2023 के पहले की, वो कैसे बंगार होंगी। अगर ऑप्शन दे दिया तो लोग गाड़ी को 10 साल मिनिमम या 15 साल बड़े आराम से चला लेंगे, जो कि ज़्यादातर लोग करते ही हैं। हालांकि कुछ लोग गाड़ियों को बदल देते हैं पहले ही। दूसरा, अब आप जिस रेट में E20 मिला पेट्रोल बेच रहे हो उसी रेट में आपको E5 या E10 देना पड़ेगा, तो भी आपका नुकसान है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप ऐसा कोई काम करोगे, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको ये काम करना पड़े, क्योंकि टैक्स पेयर का ही पैसा जा रहा है और टैक्स पेयर के पैसे से ही आपकी सरकार चल रही है। और आप जो बोलते रहते हैं ना कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आप पूरा बोला करिए कि टैक्स पेयर का पैसा आपके पास इतना पड़ा है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को फंड कर सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि पीएनसी इंफ्राटेक जैसी कंपनियां, इनको ब्लैकलिस्ट किया जाए और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे में जो धांधली हुई है उस पर कोई प्रभावी कार्यवाही करें। अन्यथा यही माना जाएगा कि जो ये बंदरबाट चल रही है ये ऊपर तक भी पहुंच रही है। ऊपर तक मतलब सबसे ज़्यादा ऊपर तक। बाकी आप खुद समझदार हैं। और मंत्री जी थोड़ा सा बोलिए, रोड पे बोलिए, हाईवे पे बोलिए, ट्रांसपोर्ट पे बोलिए, कुछ अच्छे काम करिए। इथेनॉल पे मत बोलिए। बाकी अब इथेनॉल पे पेट्रोलियम मिनिस्टर को ही बोलने दीजिए। और पेट्रोलियम मिनिस्टर को भी अब थोड़ा बात कैसे करी जाती है, अपनी बात कैसे रखी जाती है, उसका भी एक लहजा सीख लेना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।